मेरी कौम के मेरे बुजुर्गों, साथियों, संघर्ष के सभी साथी और दिल्ली प्रदेश की पूरी टीम जिन्होंने लगभग लगातार 1 महीने तक ये कार्यक्रम करने के लिए दिन रात मेहनत की और अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के संयोजक भाई राम अवतार पुलसानिया जी और PS कलवानिया जी, हम अधिकतर एक चर्चा करते हैं अपने मंचों से कि हमारी कौम में कमी है, वो इकट्ठी नहीं होती। कौम में कोई कमी नहीं है, कौम बिल्कुल शुद्ध कौम है। आज भी 99.5% %, लोग हैं जो राजनीति के चक्कर में आके गलत बयानबाजी करते हैं। हरियाणा में धरने चले, 50 लाख लोग कौम के ही आते थे आप लोगों के पास। उत्तर प्रदेश में रैलियां हुई, कौम के ही लोग आते थे। कुछ लोग थे अपने समाज के हैं जो प्रोफेशनल हैं, आपके ही यूनियन का कार्यक्रम होगा वे खड़े मिलेंगे, जाट सभा का कार्यक्रम होगा वे खड़े मिलेंगे, और किसी राजनीतिक दल का कार्य होगा तो वही मिलेंगे। और वार्ता में भी सरकार नहीं बुलाती है। ये तमाम चीजें लगभग हर समाज का हिस्सा है, हमें इन्हें नेग्लेक्ट करना चाहिए। भाई कलवानिया और पुलसानिया जी ने मेरठ में कार्यक्रम रखा तो लोग के कीड़े बुलबुला गए। उन्होंने कहा भाई ये कैसे हो जाएगा, मेरठ में कार्यक्रम हम करते हैं, 100 आदमी नहीं आते, और उन्होंने स्टेडियम में 5000 आदमी का बुक रखा। तो भाई तमाम लोगों ने प्रयास किए, मीटिंगें की, समानांतर मीटिंग की, उनका अपना काम है, हमारे समाज के हैं, उनकी रोजी रोटी चलने दें, हमें उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। वे कार्यक्रम आयोजित करें, वे उनके कार्यक्रम में भी लोग चले जाएं, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं। हम ये कहते हर संगठन, दिल्ली में गाजियाबाद में 35 संगठन है, जाट सभाएं हर कॉलोनी में है, जरूरत है। क्योंकि शादी ब्याह तो हमने अपने गांव मोहल्ले में करने हैं, अपनी गोद छोड़ के करने हैं, तो सामाजिक संगठन ज्यादा होने का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन सामाजिक संगठन ज्यादा हो गया आपसी प्रतिस्पर्धा में आने में नुकसान है। प्रतिस्पर्धा में आए, 14 अप्रैल का दिन होगा, बाबा अंबेडकर की जयंती होगी, आप लोग जाना जरा संसद मार्ग पर 5000 से ज्यादा दलितों के संगठन मिलेंगे। किसी ने किताब बना रखी, किसी ने पिक्चर लिख रखी, किसी ने कुछ काम कर रखा। बाबा साहब पे हम क्या कर रहे, संगठन तो हमारे भी 5000 से ज्यादा है, लेकिन संगठन के जो 5000 आदमी है, जाट कौम तो बहुत बड़ी कौम है, इस देश में 10 करोड़ के करीब होगी, तो 5000 अध्यक्ष ही थोड़ा इस कौम के मालिक हो जाएंगे। उन 5000 ने कोई अस्थायी काम नहीं कर रखा। और यह मुझे देखने में मिला जब मैं पूरे देश में घूमा। और दोबारा पहले तो हमारा विचार था कि हम इसको कोई जाट मिशन के तहत, मध्य प्रदेश सुरक्षित जगह है, वहां कोई भेदभाव नहीं है, जातीय गणना भी नहीं है, वहां पे किसी कार्यक्रम का निर्माण करें। 14 में आरक्षण हो गया, हम लोग अपने घर बैठ गए। राजनीतिक दलों ने करोड़ों रुपए खर्च किए आरक्षण पे, और उन लोगों ने खर्च किए जो जाटों का गोली लगवा रहे थे। और किस बात पर खर्च किए कि जाट आरक्षण संघर्ष समिति उनका धन्यवाद करती है, फुल पेज के ऐड आए उत्तर प्रदेश। हमने तो किसी का धन्यवाद नहीं किया। 3 भाई खोए, दुनिया भर के मुकदमे जेले, धन्यवाद उनका करेंगे जिन्होंने अपनी जान दी, उनके घर वालों का करेंगे, और उनका करेंगे जिन पर मुकदमे। नेता का किस लिए? नेता का धन्यवाद करते कि जाट घर से बाहर न मिलता, उसे आरक्षण मिलता, जिस तरह यादवों को मिल गया था।
इसलिए राजनीतिक आदमी अपने हिसाब से चलेगा, राजनीति में पार्टी के प्रति वफादार रहना पड़ेगा, राजनीतिक आदमी को अपनी पार्टी के प्रति वफादार भी रहना चाहिए। और राजनीतिक आदमी अगर अपनी पार्टी के वफादार नहीं रहेगा तो उसकी कौन इज्जत करेगा, क्यों उसको टिकट मिलेगा, क्यों अपनी पार्टी का एजेंडा तय नहीं करेगा। लेकिन फर्क है, मैं देश की हर बड़ी जाति को जानता हूं। इस देश में 25 जातियां ऐसी हैं जिनकी जनसंख्या 50% से ज्यादा है। जातियां तो 8,000 से ज्यादा है, 12,000 भी हो सकती है, लेकिन 25 जातियां ऐसी हैं जिनकी जनसंख्या 50% से ज्यादा है। यानी देश की आधी जनसंख्या को 25 जातियां करती हैं। उसमें एक हमारी भी जाति है, उसमें यादव भी है, उसमें कुर्मी भी है, उसमें मराठा भी है, उसमें सैनी शाक्य भी है, उसमें लिंगायत भी है, उसमें भोकालिंगा भी है, ऐसी उसमें राव रेड्डी भी है। और जो 77 का बदलाव था वो इन्हीं जातियों का बदलाव था। ये सब मुख्यतः किसान जातियां हैं। और जब आरक्षण की मुहिम आगे बढ़ी, इनमें से 10 जातियां आज भी ताकतवर जातियां आरक्षण से बाहर हैं। मराठे भी आरक्षण मांग रहे हैं, पटेल भी आरक्षण मांग रहे हैं, जाट भी आरक्षण मांग रहे हैं, कापू भी आरक्षण मांग रहे हैं, राव रेड्डी भी आरक्षण मांग रहे हैं। इस बात को समझना पड़ेगा, जो राज करने वाला है वो 100 साल की योजना बनाता है, जिसको राज में रहना वो सुबह दोपहर शाम की रोटी खाने की योजना बनाता है, अपने बच्चों को पालने की योजना। किसी भी वर्ग को डेवलप करना, उस वर्ग को तोड़ना, यह पहला सिद्धांत है देश और दुनिया पर राज करने का। वर्ग तैयार किया चौधरी छोटूराम ने। चौधरी छोटूराम से पहले कौन सा वर्ग था देश में? या तो अंग्रेज थे या कांग्रेस थे। चौधरी छोटूराम ने किसान और मजदूर का वर्ग तय किया, और बहुत बड़ा प्रदेश था पंजाब, और उसमें 10 साल के अंदर परिस्थिति लादी और सत्ता में बैठे। उस वर्ग का, किसान और मजदूर के वर्ग का फायदा चौधरी चरण सिंह को मिला, उस वर्ग का फायदा चौधरी देवलाल को मिला। राज करने वालों को यह पता लग गया 77 के बदलाव के बाद, अगर यही किसान जातियां और मजदूर इनके साथ रहे तो निश्चित रूप से भविष्य की सत्ता इन्हीं किसान जातियों के हाथ में होगी, चाहे वो जाट के हाथ में हो, चाहे यादव के हाथ में हो, चाहे मराठे के हाथ में हो, चाहे वोकालिंगा लिंगायत के हाथ में। अब उन्होंने तय किया इस वर्ग को तोड़ना है। वो वर्ग टूटा, जातियों के वर्ग बनने शुरू हो गए। वो वर्ग टूटा, धार्मिक वर्ग बनने शुरू हो गए। अब वर्तमान सत्ता धार्मिक वर्ग पर टिकी हुई है। और जाट, अभी एक ओबीसी के यादव भाई आए थे, वो बोलना चाह रहे थे, लेकिन समय के कारण हम उनको बुलवा नहीं पाए। शरद यादव कहते थे अगर ओबीसी को इकट्ठा करना तो जाट को इकट्ठा होना पड़ेगा और जाट को आरक्षण मिला। क्यों कहते थे? उन्हें ये पता दिल्ली के पास आबादी इनकी है। आज ये किसान की मांग पर लग रहे गन्ने का भाव, गेहूं का भाव, कल को ये आरक्षण को कहेंगे कि हमारी आबादी 27%, इसे करो 70%। कल को ये कहेंगे कि ओबीसी का वजीफा बढ़ाए। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे रहा, कितना सोया हुआ वर्ग है। दिल्ली के भी भाई हैं, उत्तर प्रदेश वाले भी आरक्षण में है। गवर्नमेंट का एक फंड है ओबीसी वेंचर फंड, 800 करोड़ का या 400 करोड़ का, जिसमें ओबीसी व्यापारियों को छूट पर पैसा मिलता है। एससी का फंड है जिसमें एससी व्यापारियों को छूट पर फंड मिलता है। एक का ब्याज 4% है, दूसरे का ब्याज 8% है। और राहुल गांधी और मोदी जी दोनों ओबीसी कहते नहीं थकते। जो बात हम 2012 में राहुल गांधी को कह रहे थे कि 2014 में सत्ता ओबीसी के नाम पे मिलेगी और
बड़ा वोट बैंक आपके पास है राजस्थान के जाट का, बड़ा वोट बैंक आपके पास है हरियाणा के जाट का, बड़ा वोट बैंक आपके पास है मध्य प्रदेश के जाट का, बड़ा वोट बैंक आपके पास है दिल्ली के जाट का। अगर आप इनको आरक्षण में शामिल कर लोगे तो आपकी सरकार पर फर्क पड़ेगा 13-14 के चुनाव। नहीं माननी? आखिरी दिन आज वही राहुल गांधी 10 साल बाद हर बात में ओबीसी जनगणना तैयार है, और तुम उस वर्ग से बाहर हो रहे। पहले वर्ग ने तो आपको कभी एक्सेप्ट किया नहीं, और दूसरा वर्ग जिसको खड़ा किया था उसमें तुम जाना नहीं चाह रहे, या तुम्हारी इच्छा शक्ति नहीं है। 2014 का आरक्षण 13 की चुनावी हार थी, दिल्ली की, राजस्थान की और मध्य प्रदेश की। 2024 में भी अगर जाट संचित होगा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहां की 100 से ज्यादा सीट है। कौन खोना चाहेगा 100 में से 50-60 लोकसभा? इन कार्यक्रमों के आयोजन का उद्देश्य जाट समाज का खाली नौकरी नहीं, भविष्य की राजनीति भी ओबीसी पे होगी। जो अब अपनी पार्टी में बैठा वो सोच ले उसे ओबीसी ही बोलना पड़ेगा, नहीं बोलने का तो बाहर हो जाएगा। अगर हरियाणा का जाट ओबीसी में होता तो धनगढ़ को बदल कर सैनिक को न जाते, केवल ओबीसी दिखाने के लिए धनगढ़ को बदलेगा। ये परिस्थितियां राजनीतिक लोगों के लिए भी भविष्य की राजनीति तब कर पाएंगे जब वे इसमें होंगे। अगर तुम जनरल में होंगे तो भाई वहां बनियर ब्राह्मण बैठा टिकट लेने के लिए थारी क्या जरूरत है? इसलिए मैं ये कहता हूं राजनीतिक फायदा एजुकेशन में इससे बड़ा कोई फायदा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 14 में हरियाणा के 56,000 में से 15,000 बच्चों की भर्ती थी। अब ले लो ना दाखिला दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अब ले लो, इतना ज्यादा दिमाग है। अब ढूंढ लो कितने मिलेंगे, 4,000, 5,000। सारी दिशा राजनीति बदल जाएगी एजुकेशन में। नौकरी आप IAS 100 बढ़ा सकते हो, 150 बढ़ा सकते हो। IMM में आज मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों, 25 कंपनियां हैं जिसकी हिंदुस्तान की GDP से 2 गुनी आमदनी है। 25 कंपनियां, और 25 के हेड जात जो है हिंदुस्तान, और एक भी जात है। अगर इनमें IIT IIM पढ़कर निकलेंगे तो IIT IIM पढ़े लिखे लोग 25 साल बाद, 30 साल बाद हिंदुस्तान की किसी स्टेट की GDP की कंपनी के बराबर का CEO बना बैठा होगा, MD बना बैठा। डॉक्टर निकलेंगे, इसको नौकरी में ना घुमाओ जितने भी वक्ता है। इसका सामाजिक फायदा है, उस वर्ग से जुड़ जाओगे जिस वर्ग को चौधरी छोटूराम ने तैयार किया था। इसका राजनीतिक फायदा है, उस वर्ग की राजनीति करोगे जिसकी देश में 60 से 70% जनसंख्या है। इसका एजुकेशन में फायदा है, गरीब बच्चों को फीस मिल जाएगी, ओबीसी के माध्यम से व्यापार का पैसा लोन मिल जाएगा कम ब्याज। इसलिए आरक्षण की लड़ाई कोई अगर ये सोचता हो कि हमने यहां नौकरी के लिए की थी, और आज देश में किसी भी 3 राजनीतिक दलों को अगर छोड़ दो तो सबसे ज्यादा जिलों में हमारा संगठन है, जिसके अध्यक्ष प्रताप दयाल है। 3 राजनीतिक दल बड़े छोड़ो, इसको संचित रखो, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ो, बेहतरीन मौका है। कार्यक्रमों का आयोजन करो। इस कार्यक्रम के बाद मेरा निवेदन है दिल्ली की टीम से
मैं रात बात भी कर रहा था देशवाल जी से कि वो नांगलोई जाट सभा की तरफ से सभी दिल्ली की सभी जाट सभाओं को, आरडब्ल्यू को बुलाए। हमें यह जरूरत नहीं कि आप आरक्षण संघर्ष समिति लिख के आरक्षण मांगो। सब सभा अपने अपने झंडे पे एक मीटिंग कर लो आरक्षण के ऊपर। हमें को सबसे बड़ा काम है उद्देश्य की प्राप्ति। उद्देश्य की प्राप्ति जिस दिन हो जाएगी उस दिन सबको बेनिफिट है। हर जाट सभा, हर जाट धर्मशाला, हर गौशाला सब आरक्षण पे एक मीटिंग कर लो। कोई 200 की करेगा, कोई 500 की करेगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप दिल्ली की टीम इसके बाद घर न बैठे। हर हफ्ते नजफगढ़ जाओ, चाहे 15 आदमी मिले, 1 घंटे में जाकर आ जाओ। और दूसरी बात बताऊं आपको, कोई ये गलत फहमी में हो, राजस्थान में टिकट बट रहे थे, हरियाणा में टिकट बट, वो मध्य प्रदेश में टिकट बट रहे थे। हमारे भाइयों के पास 10-10 फोन आ गए जब हमें लगे टिकट ले, और हम जाके सिफारिश करें। फर्जी सिफारिश नहीं करते, जाके सिफारिश करें। और हर पार्टी में कर सकें, किसी एक पार्टी में नहीं। बीजेपी वाला कांग्रेस में सिफारिश नहीं कर सकता, हम कर सकें। आप पार्टी में, हम सिफारिश कर सकें। जो पार्टी में है वो अपने नेता की बराबर में नहीं बैठ सकता। हम तो केजरीवाल के बराबर में बैठ सके, राहुल गांधी के बराबर में बैठ सके, और मोदी के बराबर में बैठ लिए और फिर बैठ सके, क्योंकि हम सामाजिक आदमी हैं। उनके पास हाईबीर इंटेलिजेंस और सबकी रिपोर्ट है कि हम किसी पार्टी के एजेंडे पे काम नहीं कर रहे। इन भाइयों को प्रधानमंत्री ने बुलाया, मुझे बहुत के फोन आए, बोला लगे बीजेपी ने छोड़ रखे। अरे बीजेपी छोड़ दी तो इन्हें राज्यसभा बना के छोड़ दी। भाई सामाजिक डिस्कशन देश के हर आदमी को करना है। वो किसी न किसी सामाजिक संगठन को बुलाएगा। 3 बार रोटी खुआई नहीं अमित शाह जी ने। 2017 के चुनाव में हम धरने पर बैठे थे, रोटी खाने वाले कौन थे? जब फैसला नहीं हो रहा था हरियाणा का, तब क्यों वीरेंद्र सिंह की कोठी पर रोटी खा रहे थे लोग? परमेश वर्मा की कोठी पर लोग रोटी खा रहे थे, संजीव बालियान की कोठी पर लोग, क्योंकि उनको सामाजिक आदमी चाहिए, समाज की वोट लेनी है। ये खाने के लिए, रोटी खिलाने के लिए किसने मजबूर किया? ये तुम लोग हो। जैसे जैसे तुम मीटिंग करोगे वे ढूंढते घूमेंगे कि इस बार आरक्षण की गोली किसे दे। तुम लोग जितनी गतिविधि बढ़ाओगे, 3 महीने का काम है, पिछले 16 साल का रिजल्ट आएगा। 3 महीने में अगले 16 साल का रिजल्ट आएगा। जितनी गतिविधि बढ़ाओगे तुम, इतनी गतिविधि का फर्क पड़ेगा। मेरा निवेदन है, उत्तर प्रदेश में हम शुरू कर रहे हैं, मीटिंगें भी शुरू कर रहे हैं और बड़ी रैलियों की भी शुरुआत करेंगे। जिन जिन लोकसभाओं पर उम्मीद है कि वहां हमारा कहा लोग मान लेंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, एक तो समाज में क्या है क्या नहीं है, इस पर जब हम लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो यहां इकट्ठे होने का मतलब है हम सब एक मन के हैं। हम दूसरे को किसे समझाएं? हम तो एक ही तो मन के हैं जो यहां इकट्ठे होते हैं। एक ही भावना के साथ हम आते हैं कि समाज का काम हो। मास्टर जी धनीराम जी, इनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहा, इतनी उम्र में भी यहां आकर बैठे। यहां विषय पर चर्चा करो, समाज की कमियों पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए किसी में। समाज की कमियों पर चर्चा बंद कमरों में, छोटी मीटिंगों में होनी चाहिए। और कमियां सुधारने का सिस्टम जो बनाना था वो बन गया। जाट सेवा संघ छोटूराम धाम,
जो काम चौधरी छोटू राम जी ने शुरू कराया था उसमें हमसे कमी रह गई थी। 1912 से लेकर और 1945 तक हमने चौधरी छोटूराम की प्रेरणा से लगभग 100 स्कूल खुले हो गए देहातों में। 12 में जाट कॉलेज खुला, 17 में संगरिया और बड़ौद खुला, 24 में मुजफ्फरनगर खुला, 27 में गुलाबती खुला। तो बड़ी संस्थाएं हैं, छोटी संस्थाएं भी साथ साथ खुलती चली गई। अगर डीपीएस की तरह इनका एक मैनेजमेंट होता तो आज हम देश में शिक्षा व्यवस्था पर राज कर रहे हैं। जाट सेवा संघ एक ऐसा परिवर्तनकारी मैनेजमेंट सिस्टम है जो ट्रस्ट के रूप में गठित हुआ। 5 साल से ज्यादा कोई रहेगा नहीं और उसमें बहुत जैसे लोगों की जरूरत है। मैं कल हरपाल जी से बात कर रहा था, उसकी अलग अलग विंग है। एक विंग साहित्य डेवलप करेगी, महापुरुषों पर काम करेगी, दूसरी विंग एजुकेशन पर काम करेगी, तीसरी विंग मीडिया पर काम करेगी, चौथी विंग हॉस्पिटल्स पर काम करेगी, 5वीं विंग किसानों पर काम करेगी, 6ठी विंग किसी और। उसमें बहुत लोगों की जरूरत है। आप ये ना सोचें कि चेयरमैन ये बन गए। आप अपना मन का विषय चुने और जाकर चेयरमैन साहब को बताते मुझे इस पे काम करना है। श्री भगवान मलिक जी बैठे, चीफ इंजीनियर रेलवे से रिटायर है। मैंने इनसे निवेदन किया, भाई एक विंग को आप संभाल लो। वो 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है और जिस दिन वो तैयार होगा ना, हम इस देश के सबसे शक्तिशाली संगठन होंगे। क्यों 5 से 10 हजार बच्चे तो वहां पढ़ रहे होंगे और जो उसकी कल्पना है, अभी आइल्स की शुरू हो जाएगी। आइल्स के बाद जब सुपर 100 शुरू होगा मार्च अप्रैल में, उसकी हर गांव में आपके छोटू राम की धाम की कोचिंग ऑनलाइन, विद्या मंदिर से ज्यादा, फिट जी से बढ़िया ऑनलाइन कोचिंग आपकी होगी पूरे देश के। जाट के लिए अमेरिका में पढ़ना हो बच्चा भी वहां से पढ़ सकता है, ऑनलाइन खोल लेगा, पढ़ लेगा। हमारा आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे आजकल ऑनलाइन, जिसका लेक्चर अच्छा लगे उसी का पढ़ ले। सब जातियों के साथ तालमेल तब आपका हो जाएगा जब आप उनको कुछ देने लगेंगे। आप लोगों ने जाट स्कूल खोल ले, क्या उसमें जाट पढ़े? मेरे गांव के दलित भी उसमें अफसर बने पढ़ के, जांगड़ा भी उसमें अफसर बने पढ़ के। जिस दिन यह कोचिंग आपकी सुपर 100 होगी शुरू, 2 साल के अंदर अंदर देश का प्रधानमंत्री भी आपको आके ये पूछेगा कि जी चौधरी छोटूराम धाम में मुझे भी 15 मिनट देता है। हम किस चीज को पीट रहे? परंपराओं को एक निश्चित सीमा तक पीटना चाहिए। हम परंपराएं पीटते आ रहे। खाप व्यवस्था हमारी परंपरा थी। हर खाप में 3 प्रधान है, 2, 4, 5 खाप बची होगी जिसमें प्रधान नहीं, 3 से कम। एक समाज ने बना रखा, 2 नेताओं ने बना रखे। समाज का तो एक ही है, लेकिन इन्हें जो 2 नेताओं ने बना रखे उन्हें हम कुछ कह नहीं सकते। क्यों? हमें तो लगे कि तेरी बेइज्जती कर देगा। चौधरी छोटूराम की जब तमाम लोग बुराई करते थे तो वो ये कहते थे, उनका ये सीख लेनी चाहिए कि जिस दिन मेरे खिलाफ ये दूसरी पार्टी वाले बोलना सोचना मैंने उस दिन तुम्हारे लिए काम करना बंद कर दिया। आरोप लगाए जाएंगे, झूठे लगाए जाएंगे, चरित्र हनन किया जाएगा, आपको झूठे केसों में फंसा जाएगा। इससे हटना नहीं और गलत करना नहीं, आरोपों से हटना नहीं, गलत करना नहीं। मैंने ऐसे बहुत नेता देखे जो रात को देश के बड़े नेता थे और 10 बजे फोन आया, मैंने कहा मेरा चुनाव में मदद करिए।
बहुत बड़े नेता देश के जिन्हें लोग पूछते हैं, और मदद करी हमने, और हमारी मदद उनके ध्यान थी। मेरा ये कहना, ये मदद मैंने अपने घर से निकलती, मेरे घर में 10,000 वोट हो गई थी। ये मदद मैंने आप लोगों की ताकत पे लोगों को कहा कि अब ये समय की जरूरत है। मेरे घर में तो इतनी वोट रहनी है, मेरे घर में इतनी वोट रहनी, वो ना घट सकती ना बढ़ सकती। लेकिन एक समाज है जिसके पास 2-4 करोड़ लोग हैं, और उनमें से कहीं 10-20 हजार लोग ये मानते हैं कि हमने काम अच्छा किया, तो वे हमारा कहां माने। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने 25 की 25 लोकसभा सीट पे हमारे मित्र भी चुनाव लड़ रहे थे। कोई ये नहीं कि बीजेपी में हमारे मित्र भी चुनाव लड़ रहे थे, हमने उनकी भी खिलाफत करी उत्तर प्रदेश में, और उसका रिजल्ट आया। जहां का जाट जागरूक था, वहां 8-10 लोकसभा सीट पर खाता नहीं खुलता मुरादाबाद में। लेकिन वो निजी रूप से थोड़ा था, चुनाव की वजह से था। चुनाव भी निजी विरोध नहीं है मेरा बीजेपी से। कल को आरक्षण दे दो, मैं मंच पर खड़ा होगा कि दोनों भाई इनके बारे में कुछ सोच लो, लेकिन दे तो दे भाई। अगर किसानों की मांग पूरी हो जाए तो किसान क्या कहेंगे? कहेंगे हाँ भाई हमारी मांग पूरी हो गई। आज किसान नाराज है, जाट नाराज है, इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, लगातार संघर्ष की जरूरत है। हर हफ्ते दिल्ली को 8-10 हिस्सों में बांट लो और बता दो भाई कोई ज्यादा काम भी नहीं, घर भी नहीं छोड़ सकते। लगातार घर छोड़ने की जिम्मेदारी अब दूसरों पे है, मैं थोड़ा काम भी करता हूं। लेकिन जहां बुलाओगे, जहां कहते हो, जो मेरी ड्यूटी लगाते हो, उसमें मैं खड़ा रहूंगा। हमें लगातार की जरूरत होगी तो लगातार के घर छोड़े। इसलिए छोटूराम धाम और भाई कलवानिया पलसानिया ने जो ये चीजें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाई, ये युवा कर सकता है इस काम को, मैं नहीं कर सकता, रणदीप सिंह नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। हम जो रिटायर लोग 60 साल के ऊपर पहुंच लिए, 15-20 साल संघर्ष कर लिया। अब कम एज के लोगों को चाहिए जो अपने से 15 साल छोटों को समझ सके और अपने से 20 साल बड़ों को समझ सके, जो उनके माँ बाप के बराबर। वो इनकी सुटेबल उम्र है। इन्होंने छात्र भी लगातार छात्र राजनीति की सारा काम देखा, और राजस्थान में जब भी हम गए इनका आरक्षण था, हमें ताकत थी। मेरे से लोग बात पूछते, मलिक साहब तुम्हारा क्या मतलब है? अरे भाई देश की जात के लिए घूमने, जाट में हूं, मेरा ये मतलब है। इसलिए हम सब लोग आपस में मिलकर काम करें। वो लोग हर जगह एक्सपोज हैं जो लोग राजनीतिक इशारे पर सामाजिक संगठन चलाते हैं, उनका पता है उनको। लेकिन अगर वे भी समाज की बात उठाते हैं तो हमें उनके कार्यक्रम को भी समर्थन करना चाहिए, क्योंकि कम से कम उन्हें ये तो है, अगर ये आवाज नहीं उठाओगे तो लोग समाज में घुसने नहीं देंगे। जो दुकान खोल रखी है वो बंद करनी पड़ेगी।